जय हिंद। बिहार एग्जाम्स की तैयारी चैनल में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। तो जी हाँ, एकदम आपने सही सुना है। बिहार एग्जाम्स की तैयारी मतलब इस चैनल पे आपको बिहार के सभी एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। और अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग कर रहे हैं। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी बिहार दरोगा है, इसके बाद जो आने वाले जो भी एग्जाम्स होगा, बिहार एसएससी यानी बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इसकी तैयारी उसका प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो फटाक से यानी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 12 देखेंगे। एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर 12 देखेंगे। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? निगाली सागर स्तंभ, तो देखिए इसका आंसर है 14वें, यानी निगाली सागर स्तंभ की स्थापना सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में किया था। और अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष यानी लगभग 249 बीसी में, 249 बीसी यानी ईसा पूर्व में। और यह निगाली सागर स्तंभ कहाँ है? तो निगाली सागर स्तंभ नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक का जो अशोक स्तंभ है, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सारनाथ की अशोक स्तंभ की स्थापना 250 बीसी में, निगाली सागर 249 बीसी में और अशोक स्तंभ 250 बीसी में किया गया था। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इलांगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में से किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? यानी शिल्पाधिकारम जो है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलांगो अधिगल, इलांगो साहब। इसमें किनका कहानी नहीं है? तो तुलकापियर का नहीं है, यानी इसमें कन्निगी, कोवलन और माधवी, कन्निगी, कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी वर्णित है, इसमें तुलकापियर का वर्णन नहीं है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था और इसका विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कालिंजर, तो कालिंजर जो अभियान किया गया था, यह कब किया गया था? तो 1569 में किया गया था, सही है। कश्मीर पर 1586 में, सिंध 1591 में और कंधार 1594 में नहीं, कंधार पे 1595 में, कंधार 1595 में अकबर ने जीता था। चलिए उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? यानी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा कौन बना था? तो बालाजी बाजीराव। और एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है कि बाजीराव जो प्रथम थे, दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा कौन? तो बाजीराव प्रथम। इनकी मृत्यु के बाद कौन बनता है? बाजीराव। और बाजीराव से एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्होंने संगोला की संधि किए थे, संगोला की संधि हुई थी 1750 में, संगोला की संधि 1750 में हुई थी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य। तो एक क्वेश्चन भी हमें ध्यान में रख लेना है। चलिए छठा क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था कलकत्ता में। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में 1781, यानी देखा जाए तो यह वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल है। तो 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना की गई थी। वहीं देखा जाए तो 1791, 10 साल बाद जोड़ देना है, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया? अवध किसान सभा तो 1920 में, अवध किसान सभा का आयोजन 1920 में किया गया था। और इसका जो आयोजन हुआ था बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था, बाबा रामचंद्र के द्वारा। साथ में जवाहरलाल नेहरू भी थे। साथ ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 1929 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा तो 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में और अवध किसान सभा तो 1920 में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है,
दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर के समय लगाया गया? दास प्रथा, तो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 1843 में, 1843 में लॉर्ड एलिनबरो ने लगाया था, लॉर्ड एलिनबरो। साथ साथ ध्यान में रखना है सती प्रथा पर, तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में, 1829 में, और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और यह राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अस्थायी क्रांति का सिद्धांत तो ट्रॉट्स्की, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक के किन्हें माना जाता है? ट्रॉट्स्की को। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा जापान के टोक्यो में की गई थी, रास बिहारी बोस के द्वारा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे 1918 में सरला देवी चौधरानी, और 1919 में यह अधिकार मिल भी जाता है, 1919 के अधिनियम के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, और यह कथन किसका है? तो यह कथन लाला लाजपत राय का है, लाला लाजपत राय ने कहा था कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। लाला लाजपत राय से क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय बने थे, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1920 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला कोष तो मार्च 1993 में किया गया था, और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए तो यह 1992 से 1997 तक का कार्यकाल, 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल है, और इसी में 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित किए थे? शहरियों के लिए अलग कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कैलोरी की मात्रा का जो निर्धारण किए थे वाईके अलग समिति, किनके द्वारा किया गया था? वाईके अलग समिति के द्वारा किया गया था। वाईके अलग समिति की स्थापना 1979 में की गई थी। कब की गई थी? 1979 में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है रेपो रेट, रेपो दर से तात्पर्य क्या है? नहीं कि रेपो दर से क्या तात्पर्य है? तो रेपो दर यानी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है रेपो दर, यानी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। और वहीं रिवर्स रेपो दर पूछे तो रिवर्स रेपो दर अल्पकालीन अवधि के लिए RBI द्वारा, इसमें RBI लेगी, RBI के द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज पर नकदी प्राप्त करती है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए उसके बाद एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया? एथिलीन को तो 1962 में। कब? 1962 में। और किनके द्वारा किया गया था? तो बर्ग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बर्ग के द्वारा किया गया था। और इसका उपयोग किस में होता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, और यह एक गैसीय हार्मोन है एथिलीन। उसके बाद देखिए कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? कोढ़ तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र यानी त्वचा को प्रभावित करती है कोढ़। और कोढ़ बीमारी जो है यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? काकरापारा, तो काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की जो क्षमता है यह 220 मेगावाट का। और आपको बताना है कमेंट में कि काकरापारा परमाणु विद्युत गृह यह भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? चलिए उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है कि बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है?
बोगी और कैंडी यह गोल्फ से संबंधित है। बोगी, कैंडी, ड्रॉप, ईगल और पोस्ट ये सभी जो है शब्द यह गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश की राजनीतिक दल से है? तो अवामी लीग यह शेख हसीना के पापा शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बनाया गया पार्टी था अवामी लीग, यानी शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग पार्टी। यह बांग्लादेश की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है? बांग्लादेश की पार्टी है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है, ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व में सर्वोत्तम शहर कौन सा है, यानी कि विश्व में नंबर 1 पर कौन है? तो यह न्यूयॉर्क विश्व में नंबर 1 पर है। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। वहीं भारत में देखा जाए तो भारत इस सूची में 350वें स्थान पर, 350वें स्थान पर, और भारत में सबसे अच्छा शहर पर है कौन? दिल्ली। कौन है? तो दिल्ली। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया गया। अजरबैजान के बाकू में COP29 का आयोजन किया गया। COP30 पूछे क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। COP30 तो COP30 का आयोजन ब्राजील में ध्यान में रखना है। COP30 कहाँ? तो ब्राजील में। और इससे पहले वाला जो हुआ था COP28 यह संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। COP28 से संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। COP29 अजरबैजान के बाकू में और COP30 ब्राजील में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तर्कस भारत और अमेरिका के बीच होता है। तर्कस सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और इस बार जो हुआ है यह 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण हुआ है। और यह कहाँ? तो भारत के कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है, ध्यान में रखना है। चलिए, और यह मतलब थल सेना का सैन्य अभ्यास है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाई जाती है। 3 मई को। और 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम था ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्राइसिस। हमें बस ध्यान में रखना है प्रेस फॉर द प्लैनेट। चलिए, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का अगर स्थान देखा जाए तो वह 159। कितना है? 159, 159वें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? तो 15,000 करोड़। 15,000 करोड़। अपना बिहार का पूछे कि बिहार राज्य को विशेष पैकेज दिया गया है 2024-25 में, और इसके तहत कितने रुपए दिया गया है बिहार को? तो 58,900 करोड़। 58,900 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया है। तो यह ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है गुजरात का पालिताना शहर। और यह जो शहर है पालिताना शहर है एक जैन तीर्थ स्थान है। और जैनों के द्वारा, मतलब जैनों के मांग के द्वारा इस शहर में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? लाडला भाई, तो यह महाराष्ट्र किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी। किनको? नीता अंबानी को दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद का उपसभापति, सभापति नहीं,
बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो रामबचन राय को, रामबचन राय को। और अध्यक्ष देखा जाए बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह है। कौन है? अवधेश नारायण सिंह। 75 विधान परिषद की सीट और 243 विधानसभा की सीटें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस पैरा ओलंपिक, ध्यान में रखना है, पैरा ओलंपिक में कुल 29 पदक भारत ने जीता, कुल 29 पदक। और 29 पदक के साथ भारत का जो स्थान रहा है, रैंक रहा है 18वां रैंक। कौन सा? 18वां रैंक है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल, यानी 7, 9 और 13, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है। वहीं ओलंपिक में देखा जाए तो ओलंपिक में भारत ने 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर 6 पदक जीता है और 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा, जिसमें से 1 तो सिल्वर और 5 कांस्य, 1 सिल्वर और 5 कांस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया? तो यह शिमला में लागू किया गया है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ध्यान में रखना है, सुखविंदर सिंह संघू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सखू। और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार अस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो दार अस सलाम बंदरगाह कहाँ है? तो यह तंजानिया में है। दार अस सलाम कहाँ है? यह तंजानिया में है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1.45 अरब, 1.45 अरब। वहीं कहा गया है कि 2060 तक जो भारत की जनसंख्या हो जाएगी वह 1.7 अरब। अभी कितना है? 1.45 अरब। 2060 तक हो जाएगी 1.7 अरब और भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत नीति आयोग ने की है। किसने? नीति आयोग ने। उसके बाद है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल यह किससे संबंधित है? तो वन्यजीव से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन्यजीव से संबंधित है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो सुलावेसी द्वीप कहाँ है? यह इंडोनेशिया में है। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? यह इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया में। उसके बाद देखिए कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता? कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता। कोपा अमेरिका किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसे हरा के? तो कोलंबिया को हरा के। यानी कौन हारा है? तो कोलंबिया हारा, अर्जेंटीना जीता। उसके बाद देखिए विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 इसका आयोजन किया गया है दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में विश्व शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, यानी कि ऑपोजिट, रिजेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? तो रिजेक्ट का ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेप्ट। रिजेक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि चूज वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स सेंटेंस, यानी सेंटेंस है कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पेसिफिस्ट आंसर। क्या हो जाएगा? पेसिफिस्ट। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरी। वेरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? वेरी शब्द का एंटोनिम होता है जॉली। क्या होता है? जॉली। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी पैसिव दिया है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है।
तो इसका जो हो जाएगा एक्टिव क्या होगा, शी टॉट हिस्ट्री, सी टॉट हिस्ट्री, तो इसका यह एक्टिव है और इसका पैसिव हो जाएगा हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर। उसके बाद देखिए आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है, आंखों देखा गदर या संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है। उसके बाद देखिए तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें जो सर्वनाम है कितनी है, 3 है। कौन कौन सा सर्वनाम इसमें है, तो पहले तो समझिए जो सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। कौन कौन से, तो सर्वनाम होता है मैं सर्वनाम है, मैं, तू, उसके बाद आप, उसके बाद यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये सभी क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। भेद में नहीं जाना है, शुद्ध सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या 11 होती है। मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब। उसके बाद देखिए निम्न में से किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची, तो कमल के पर्यायवाची होता है सरोज, पंकज, अरविंद, ये सब किसका, तो कमल का पर्यायवाची है सरोज, पंकज और अरविंद। 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अकर्मक क्रिया देखिए छात्र पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाह्य कोर जिम्मेदार होता है, कौन, बाह्य कोर। पृथ्वी पर ग्रह के बाहरी कोर में यानी बाह्य कोर में तरल धातु का प्रवाह विद्युत धाराओं को उत्पन्न करता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से ये विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो ग्रह के चारों ओर फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, तो लेब्राडोर ठंडी धारा है, फॉकलैंड ठंडी धारा है, कैनारी ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है, भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी क्षेत्र जो कि लद्दाख, पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख है और चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन है वह है, दूसरा मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है, और तीसरा पूर्वी क्षेत्र सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में, तो 3 सेक्टरों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है, मुंबई से गोवा कोंकण तट, कोंकण, केनरा, मालाबार, ध्यान में रखना है 3 भागों में बटा हुआ है, कोंकण, केनरा, मालाबार, तो सबसे ऊपर कौन है, कोंकण है, मुंबई से गोवा। उसके बाद देखिए भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है तो बुलर झील, कौन सा झील, बुलर झील, और बुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, और भारत की सबसे बड़ी मतलब सबसे मीठे पानी की झील है कौन सी झील, तो बुलर झील। यहाँ ध्यान में रखिएगा जो 12 पानी का झील है या 12 पानी का झील कहाँ है, तो मेघालय में नया हो जाता है, तो 12 पानी का झील मेघालय में, बाद बाकी डल झील तो जम्मू कश्मीर में, बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील कहाँ, तो यह मणिपुर में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है, पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी, तो पवन ऊर्जा का जो है कहाँ, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिसका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था, भारत में तो मैक्सिकन बीज लाया गया था, कहाँ, मैक्सिको का। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को, और आपको बताना है कि एम एस स्वामीनाथन को अभी हाल ही में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद यहाँ मिलान करने वाला है स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य, जैसे झूमिंग, तो झूमिंग कहाँ, तो झूमिंग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो झूमिंग उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हो जाएगा। उसके बाद देखिए दहिया मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम है दहिया। उसके बाद है पेंडा, तो पेंडा आंध्र प्रदेश में, और कुमारी पश्चिमी घाट में, चलिए। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नेलापट्टू, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नेलापट्टू जो पक्षी अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेलापट्टू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पक्षी अभयारण्य में देखा जाए तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, उपलापाडू आंध्र प्रदेश में है, उसके साथ तेलिनी लापुरम और तेलकुंची सभी आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में ध्यान में रखिएगा करिकिली और चित्रागुड़ी, तमिलनाडु में करिकिली और चित्रागुड़ी, कर्नाटक में रंगथाटिट्टू और अत्तिवेरी, मध्य प्रदेश में घाटी गांव और करेरा, करेरा कहाँ है? करेरा बस्टर्ड अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पारिस्थितिकी में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यूजीन ओडम किस लिए? पारिस्थितिकी में योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? तो 389 सदस्य थी संविधान सभा में, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि? तो रियासत के प्रतिनिधि 93 यानी कि 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे और 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो थे मुख्य चीफ कमिश्नर थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी यानी कि सिविल और न्यायिक यानी जुडिशियल उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे तो यह अनुच्छेद 144 में कहा गया है। अनुच्छेद 144 में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की हिरासत में कार्य करेंगे। वही अनुच्छेद 141 देखा जाए तो अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह लिखा है अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 142 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और आदेशों का जो परिवर्तन है और खोज आदि के संबंध में आदेश 142 में। और 143 आई लव यू यह क्या है? तो पता है आपको, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 143 143 में है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो यह आसान क्वेश्चन है। कब? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब? 1978 में। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के इसे भाग 12 में 300 के क में रखा गया, 300 के क में। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? एक मौलिक कर्तव्य नहीं है तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। देश की संप्रभुता और उसकी एकता अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में नहीं है। मौलिक कर्तव्य कितने? 11, जिसमें से स्मारकों की रक्षा उसमें नहीं है। और सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति। इस समिति ने यानी JS वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी, जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम हो, कानून जो दुश्मनों को बढ़ावा देने के लिए दंडित करते हो, और नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया? लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो प्रावधान है यह देखिए, ऑप्शन देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन, महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो राज्यपाल जो होता है वह अपने संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और अनुच्छेद देखा जाए कौन सा अनुच्छेद के तहत? 159 159 और
यह जो है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और यह अनुच्छेद कितने में है, तो 155 में। तो 155 में नियुक्ति और 159 में शपथ, दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। कानून के शासन की अवधारणा तो डायसी साहब कौन किए थे, डायसी के द्वारा किया गया था। डायसी यानी डायसी ने विधि के शासन का मतलब है कहा कि सभी कानून देश के समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। डायसी के जो विधि के शासन है वह उसमें 3 सिद्धांत है। एक तो विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता और व्यक्तिगत अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि परितारिका सिकुड़ जाती है। लाइट मतलब तेज रोशनी में परितारिका सिकुड़ जाती है, सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, ठीक है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश करता है और जब हम अंधेरे में जाते हैं एक तो हमें दिखाई नहीं देता है। उसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट पैमाना जो है यह 32 से 212 यानी कि 32 पर जमनांक है और 212 पर भाप बिंदु है, तो भाप बिंदु 212। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की। और नहीं तो बस ध्यान में रख लेना है विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है इसीलिए इसका उपयोग वहाँ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहली बार किसने दिया था, तो माइकल फैराडे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जड़त्व में सीधी सी कहना है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ग्रह के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर ने, जोहान्स केपलर ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है। तो देखिए यह जो है फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यह गति का दूसरा समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण और गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय में संबंध स्थापित करता है। स्थिति और समय, गति का जो पहला समीकरण है गति का जो पहला समीकरण है गति का पहला समीकरण किसमें, तो वेग और समय में। कहाँ गया, वेग और समय में पहला, वेग और समय में पहला, और स्थिति और समय में दूसरा, और स्थिति और वेग तो तीसरा समीकरण। उसके बाद देखिए तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है, तो 2n स्क्वायर फार्मूला याद होगा। n क्या है, n कक्षकों की संख्या है। तो कितने कक्षक है, 3 कक्षक, 3 या 2 गुना 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूना 18, तो तीसरा में कितना 18। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धूल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटासिड के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद देखिए जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है, तो एल्कली कहा जाता है। जल में घुलनशील क्षार को एल्कली कहा जाता है। उसके बाद देखिए धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। सोना का कैल्वेराइट ठीक है, पारा का गिरोनोकाइट जो कि गलत है। गिरिनोकाइट किसका है, तो कैडमियम का। गिरिनोकाइट किसका है, कैडमियम का है गिरिनोकाइट। पारा का सीनेवार ध्यान में रखना है, पारा का क्या, सीनेवार, पारा का सीनेवार के साथ साथ मेटा सीनावार,
कार्डोराइट, स्टोनाइट, ये सब ध्यान में रखना है। और ग्रीनोकाइट किसका है? ग्रीनोकाइट कैडमियम का है। ठीक, बाद बाकी एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट सही है और कोबाल्ट का स्मेल्टाइट भी सही है। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि लैक्टोल, लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? लैक्टोल, तो यह लैक्टोज शर्करा से, लैक्टोज से प्राप्त होता है लैक्टोल, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए पी ब्लॉक तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन है पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, अधातु एवं उपधातु केवल आवर्ष यानी कि पी ब्लॉक में मौजूद होते हैं, यानी दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। उसके बाद देखिए ग्रेनाइट के प्रमुख घटक, ग्रेनाइट के, तो ग्रेनाइट के प्रमुख घटक है सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है ग्रेनाइट। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीव, तो सीधी सी बात आ जाती है क्या? शैवाल, क्या? शैवाल अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर होता है? हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस पर? वसा और प्रोटीन पर, केवल वसा पर, केवल ग्लूकोज पर, तो केवल और केवल ग्लूकोज पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? HCl का स्राव करता है, जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो HCl का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। कहाँ से? अमाशय से होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल, कार्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेस हार्मोन किसे, मतलब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी अधिवृक्क यानी एड्रीनल, क्या? एड्रीनल, शायद हाँ एड्रीनल ही कहा जाता है इसको इंग्लिश में। चलिए, तो कार्टिसोल का उत्पादन कौन करती है? अधिवृक्क ग्रंथि करती है। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि वे कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है शिरा, ठीक है, और वापस यानी शुद्ध रक्त को हृदय से लाती है कौन? तो धमनी। दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। अमीबा के आकार की कोशिका होती है WBC, श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। चलिए उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पोषक तत्व को ऊर्जा में, तो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? तो बताना है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, कम से कम कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमें भी देखने का इंतज़ार है कि आप लोगों हमारा वीडियो देखें और कमेंट करें, तो प्लीज़ कमेंट। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, ओलियोगम रेजिन यानी हींग, हींग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है फेरुला की मूसलाजर के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। फेरुला की मूसलाजर के सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। चलिए अब यहाँ मैथ है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 999। कितनी हो जाएगी? 999 होगी, जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हमें क्या करना है? तीनों का लघुत्तम लेना है, यानी 6, 9 और 12 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 36। अब 999 में 36 से भाग कीजिए, 999 में 36 से भाग कर देना है। और उसके बाद देखिए 999 में 36 से भाग करते हैं, 36 दूना 72, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, उसके बाद ऊपर से आया कितना? 9। अब लग जाएगा कितना से? 7 से लगाएंगे
तो 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 8 से लगाएंगे, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 से लगाएंगे, तो 8 से लगाएंगे तो 8 छक्के 48 के 8, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, और 8 3 24 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लगाएंगे, तो 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 21 4 25। देखिए 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, यानी 27 शेष बचा। 27 शेष बचा, मतलब 27 अगर हम माइनस कर देते हैं 999 में तो वह अंक कट जाएगा। तो 999 में से 27 से माइनस करेंगे तो वह अंक कट जाएगा। लेकिन कहा कि 3 शेष बचे, तो 27 माइनस करके 3 प्लस कर देना है। 27 माइनस और 3 प्लस, यानी कि 24 समय देखा जाए तो 24 माइनस करना है। तो 999 में से 24 माइनस कर दीजिए। 999 में से कितना 24 माइनस करना है, तो हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 2 गया तो 7, और 975, कितना 975 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यदि प्लस एक ऐसी संक्रिया है कि a + b = 2a, a ग्रेटर देन b, ठीक है, और उसके बाद a + b और a², मतलब 3 चीज़ है, 2a, a + b और a², और यहाँ दे दिया 5 प्लस में 7 प्लस 4 + 4, यानी इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और अंक दे दिया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 5 और 7 12 बराबर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद 5 और 5 से 4 के स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 5 25 हो जाएगा, और 15 और 11 15 गुना 30 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है, क्योंकि फ़ोन की कैमरा है, फ़ोन मतलब फ़ोन के स्क्रीन है, तो इसमें बनाने में दिक्कत होगी, हम नहीं बना पाएंगे फ़ोन स्क्रीन पर, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत, 11 पारियों के रनों की एक निश्चित औसत है। एक निश्चित औसत है मतलब दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि 11 पारियों का औसत कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 12वीं पारी में, ठीक है, 12वीं पारी में, चलिए नहीं लिखते हैं, और तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, यानी 12 पारी में 9 बढ़ गया, यानी कि 11 पारी तक तो 100 है, 12वीं पारी में 9 बढ़ गया, यानी कि x + 9, x + 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12वीं पारी में कुल देखा जाए तो x + 9 तो औसत है, और इस औसत में अगर 12 पारी है, 12 पारी से अगर गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, कितना टोटल रन आ जाएगा। और टोटल रन में से अगर 11 पारियों का टोटल रन माइनस कर दे, 11 पारी का टोटल रन मतलब 11 का औसत 100 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 11 औसत से गुना कर देंगे तो 11x हो जाएगा, और 12 पारियों का कुल रन माइनस 11 पारियों का कुल रन, तो कितना बचेगा, एक ही पारी का बचेगा, और वह पारी कितना है, 12वीं पारी जो कितना है 129 रन, कितना है 129, तो बराबर कर देंगे 129 से, काट कूट के x का मान आएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़के तथा लड़कियां कितने के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी, तो देखिए मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी कितना 100 है, ठीक। तो लड़कों की संख्या देखा जाए तो लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 100 गुना लड़का कितना है, 3 अनुपात में, तो 3 में टोटल से भाग दे, 3 2 5, यानी 5 से 20 25 100, 20 दिया 60 लड़का, 60 लड़का कितना 60 है, ठीक। उसके बाद लड़की कितनी हो जाएगी, तो लड़की हो जाएगी 40, सीधी सी बात, जब लड़का 60 है तो लड़की हो जाएगी 40, ठीक। अब बोला है न लेने वाले, छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो 20% छात्रवृत्ति लेता है, तो कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं लेता है, 80% छात्रवृत्ति नहीं लेता है, तो 60 का हो जाएगा 80%, 60 का 80%, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर हो जाएगा 8 छक्के 48 से। चलिए और प्लस में कितना हो जाएगा, इधर है 30% लेता है, तो यानी 70% नहीं लेता है, और 70% नहीं लेता है, लड़कियां कितने हैं 40, यानी कि 40 का 70%, 40 का 70%, तो यहाँ 0 से 0 खत्म, यानी 7 चौकी 28, तो 8 छक्का 48, 48 और 28, 48 और 28 हो जाएगा अपना 76, 48 और 28 कितना हो जाएगा 76, यानी 76% अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, यानी ए करता है कितना 10 दिन में, बी करता है कितना 15 दिन में, ठीक है। ए ने अकेले 4 दिन काम किया,
बी ने अकेले 5 दिन काम किया, इसके बाद सी ने अकेले 8 दिन में पूरा किया। देखिए पहले इसका काम करते हैं, तो लघुत्तम जो लेंगे एलसीएम ले लेते हैं तो अपना वह कुल काम हो जाता है। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी ए एक काम को मतलब एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, तो देखिए यहाँ ये अकेले 4 दिन काम किया, तो यह ये 4 दिन काम करेगा, यानी टोटल काम यह कितना कर लिया 12 काम कर लिया टोटल। और बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में यह कितना काम कर लेगा 5 दिन में 5 दूना 10 काम कर लेगा, यानी टोटल काम कितना हो गया 12 10 22 टोटल काम हो गया। बचा कितना, टोटल काम 30 है, 22 कर लिया, यानी 8 काम बचा। कितना काम बचा 8 काम बचा। और सी अकेले शेष काम को यानी 8 काम को 8 दिन में पूरा करता है, मतलब एक दिन में वह एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है। तो 30 काम को कितने दिनों में पड़ेगा पूरा करेगा सी, तो 30 काम को 30 दिनों में करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पूछा तीनों मिलकर तो देखिए ए कर लेता है 10 दिन में, ठीक है, बी कर लेता है 15 दिन में, और सी निकालिए, सी करेगा कितना दिन में 30 दिन में। टोटल काम कितना 30 है, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30 और 30 से कम 30, यानी जोड़ देते हैं तीनों के मिला के पूछा, तो 3 2 5 1 6। ठीक है, टोटल काम 30 है, 6 से भाग करेंगे तो 6 5 30, यानी कुल कितना टाइम लग जाएगा इसको, तो 5 दिन। कितना समय लगेगा तीनों को 5 दिन, अपना आंसर हुआ। तो चलिए 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, तो फिलहाल यानी एक सेट अपना कंप्लीट होता है, यानी कि 12 नंबर सेट कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से सभी सेट करेंगे और एडिटोरिया का सेट समाप्त होता है, उसके बाद कोई नया सेट लेंगे। नया सेट में मतलब कोई भी सेट हो सकता है, किरण पब्लिकेशन का हो सकता है, प्लेटफॉर्म का हो सकता है, ठीक है, गुरु रहमान का हो सकता है, मतलब कोई भी सेट लेंगे। यानी अभी फिलहाल लगातार में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट जो चैनल पर आपको जरूर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।